नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, इन डीसी जनरेटर दिस शॉर्ट फील्ड कंटेंट्स मेनी टर्न ऑफ थिन वायर इट हैज ए डैश। देखो मान लो ये हमारा एक डीसी जनरेटर है, उसका ये आर्मेचर है। आर्मेचर के साथ पैरेलल में जो फील्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फील्ड कहते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट फील्ड हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या है ना, जो शॉर्ट फील्ड है उसमें टर्न मेनी टर्न मीन्स इसका टर्न बहुत ज़्यादा है और ये थिन वायर पतला वायर का है। इस कंडीशन में जो शॉर्ट फील्ड है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, जीरो रेजिस्टेंस होगा या लो रेजिस्टेंस होगा या हाई रेजिस्टेंस होगा या मीडियम रेजिस्टेंस होगा। तो इसका आंसर होगा जो शॉर्ट फील्ड है इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, हाई रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो हाई रेजिस्टेंस क्यों हुआ, देखो एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई ए। मीन्स ये इधर जो R है ये रेजिस्टेंस है, ये जो L है ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर मीन्स जो वायर है उसका लंबाई, और ये A मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स जो वायर है उसका मोटाई। इस फॉर्मूला में L और R दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर L का वैल्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा लंबाई होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और L कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। लेकिन क्वेश्चन में है जो शॉर्ट फील्ड है उसमें मैनी टर्न्स है। ये जो शॉर्ट फील्ड है इसका टर्न क्या है ना, बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा टर्न होगा तो लेंथ भी ज़्यादा होगा, लंबाई भी ज़्यादा होगा। तो लंबाई ज़्यादा हो गया मीन्स रेजिस्टेंस का वैल्यू भी ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो शॉर्ट फील्ड होता है उसका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए परमानेंट कैपेसिटर मोटर द कैपेसिटर इज इन सीरीज विद डैश। देखो जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है जो हमारा सीलिंग फैन में यूज किया जाता है उसमें कैपेसिटर होता है। जो कैपेसिटर होता है वो सीरीज में, ये जो चार ऑप्शन है इनमें से किसके साथ सीरीज में कनेक्शन होता है। जो कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है, या रनिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है, या सप्लाई के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है, या जो कैपेसिटर होता है वो दोनों स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्शन होता है। कैसे होता है देखो, ये मान लो ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया और ये हमारा रनिंग वाइंडिंग हो गया, ये रोटर हो गया, और इस यहाँ पर क्या होता है ना कैपेसिटर कनेक्शन होता है। तो देखो ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये कैपेसिटर दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन हो गया। तो यही क्वेश्चन क्या होगा ना, जो कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है, और ये जो वाइंडिंग है इसको हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन रिमूविंग द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। देखो मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर का एक कोर है, ये आयरन का है, इसका ये प्राइमरी वाइंडिंग है और इसका ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। जो हम करंट इनपुट देते हैं इस प्राइमरी वाइंडिंग में, यहाँ पर क्या होता है फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ये फ्लक्स इस कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुँचता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये जो आयरन का कोर है इसको ही हम क्या करेंगे ना, निकाल लेंगे, तो इधर खाली एयर रहेगा। तो एयर में क्या होगा ना, देखो जैसे कि कॉपर के थ्रू करंट आसानी से फ्लो होता है ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स आयरन के थ्रू आसानी से फ्लो होता है। अगर हम आयरन को ही निकाल देंगे तो ये सिर्फ ये इधर एयर ही रहेगा, तो एयर में मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से फ्लो नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होगा ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका वैल्यू रिड्यूस होगा, कम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इन हुईच मटेरियल इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। देखो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, मीन्स ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है उसको हम क्या कहते हैं ना, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, जो कंडक्टर होता है। लेकिन ये टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा है ना, कम हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं ना, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस कौन होता है ना, जितने सारे सेमीकंडक्टर रहते हैं सभी के सभी क्या होते हैं ना, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा सेमीकंडक्टर है, टंगस्टन नहीं है, निक्रोम नहीं है, मैंगनीज नहीं है, लेकिन जो कार्बन होता है ये हमारा एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात याद रखो, जितने सारे कंडक्टर होते हैं सभी के सभी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं।
और जितने सारे हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है जैसे कि टंगस्टन, निक्रोम, मैंगनीज, इनमें क्या होता है ना, जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मीन्स जितना हीट ज़्यादा इंक्रीज करने से भी इनका रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, अगर आता है तो बहुत कम, नेग्लिजिबल आता है। तो इसीलिए ये जो टंगस्टन, निक्रोम और मैंगनीज है ये जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस है। और जितने सारे सेमीकंडक्टर जैसे कार्बन, जर्मानियम, सिलिकॉन, ये सब क्या होता है ना, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और जितना कंडक्टर होते हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 जूल पर सेकेंड इज डैश। देखो जूल, 1 जूल क्या है, वर्क का यूनिट, डिवाइड बाई सेकेंड मीन्स किसका, टाइम का। तो W/T किसका यूनिट है, पावर का। हम जानते हैं पावर इक्वल टू W/T, W होता है जूल, टाइम होता है सेकेंड, तो P इक्वल टू W/T। तो पावर का यूनिट क्या है, 1 वोल्ट या 1 एम्पियर या 1 वाट या 1 ओम। तो 1 वाट क्यों, हम जानते हैं जब पावर होता है उसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो 1 वाट, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द एवरेज लाइफ ऑफ सोडियम वेपर लैंप इज अबाउट डैश। देखो जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसका एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है, 1000 आवर या 2000 आवर या 3000 आवर या 6000 आवर। तो इसका आंसर होगा जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसका एवरेज लाइफ होता है, लाइफ स्पैन 6000 आवर, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। और ये जो सोडियम वेपर लैंप होता है इसको हम स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट। और इसका कलर क्या होता है ना, येलो होता है। लेकिन पहले ये रेड होता है उसके बाद येलो होता है। ये सबसे ज़्यादा टाइम लाइटनिंग, फुल लाइटनिंग होने के लिए मैक्सिमम टाइम लेता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द स्पीड ऑफ ए सीरीज मोटर इज वेरी हाई एट नो लोड बिकॉज सच स्टेट इज डैश। देखो जो हमारा सीरीज मोटर होता है उसको अगर हम नो लोड में स्टार्ट करेंगे तो उसका स्पीड वेरी हाई, डेंजरियस हाई क्यों होता है। ऑप्शन नंबर है बैक EMF ज़्यादा होता है, या आर्मेचर वोल्टेज कम होता है, या फ्लक्स का वैल्यू कम होता है, या आर्मेचर करंट कम होता है। देखो जो DC सीरीज में एक फॉर्मूला आता है स्पीड का, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF डिवाइड बाई फ्लक्स। देखो इस कंडीशन में जब फ्लक्स है और स्पीड है दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फ्लक्स का वैल्यू कम होगा, और अगर फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा तो स्पीड का वैल्यू कम होगा। लेकिन अगर हम नो लोड कंडीशन में स्टार्ट करेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा ना, फ्लक्स का वैल्यू कम होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर फ्लक्स का वैल्यू कम होगा तो स्पीड का वैल्यू डेंजरसली हाई होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स इज वेरी लो, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्योंकि स्पीड और फ्लक्स के बीच में रिलेशन क्या है, ये वाला रिलेशन है। अगर इसका स्पीड का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फ्लक्स का वैल्यू कम होगा, अगर फ्लक्स का वैल्यू कम होगा तो स्पीड का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द बैक EMF इज एब्सेंट इन ए DC मोटर देन। देखो जो मान लो ये हमारा एक DC मोटर है, ये रोटर है, इसका वो स्टार्टर है। अगर ये जो रोटर है इसमें क्या होता है ना, बैक EMF प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है, देखो अगर ये जो बैक EMF प्रोड्यूस होता है इस रोटर में, अगर वो नहीं होगा, जीरो होगा, उस कंडीशन में मोटर क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर सी, मोटर इज बर्न, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। बैक EMF क्या होता है ना, जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसको ये बैक EMF अपोज करता है। सप्लाई वोल्टेज हम इनपुट देते हैं, लेकिन जो बैक EMF होता है वो रोटर में प्रोड्यूस होता है, वो इसको अपोज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द योक ऑफ ए लार्ज DC मशीन इज मेड आउट ऑफ। देखो जो DC मशीन होता है, लार्ज DC मशीन होता है, उसमें योक होता है। योक मीन्स जो कवर, आउटर मोस्ट कवर होता है वो, उसको हम योक कहते हैं। उसको वो जो योक होता है वो हाई कार्बन स्टील का होता है, या माइल्ड स्टील का होता है, या कास्ट स्टील का होता है, या रफ आयरन का होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये वाला, कास्ट स्टील इज द करेक्ट आंसर। जो योक होता है DC मशीन का वो कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। और इस योक में ही जितना सारा फ्लक्स होता है मोटर में, उसका हाफ फ्लक्स इस योक में ही होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ रोटर फ्रीक्वेंसी। देखो जो घूमता है उसको हम रोटर कहते हैं, जो ऊपर में होता है उसको हम स्टार्टर कहते हैं। तो ये जो रोटर घूमता है इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैक्शनल स्लिप इनटू
स्लिप इनटू, ये जो स्टार्टर है इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम क्या कहते हैं ना, रोटर फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप इनटू स्टार्टर फ्रीक्वेंसी, स्टार्टर फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।